जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। और अगर आप क्लास की पीडीएफ चाहते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका ना जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शन में आज बहुत एक अच्छी चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। और ये जो चीज़ है वो ऐसी है कि मतलब आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो। और मतलब बहुत कुछ प्रोपोर्शन में आप सीख सकते हैं, सीखने को मतलब है और सीख भी सकते हैं। और प्रोपोर्शन पर आने वाले टाइम पर क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे वो होंगे जिनको आपको देखने में डर लगेगा अगर आप पहले से पढ़ मतलब इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस टॉपिक की प्रोपोर्शन की तैयारी बहुत अच्छी से कीजिए। मैं ऑलरेडी इस पर 3 लेक्चर ले चुका हूँ, 3 वीडियो बना चुका हूँ। उन तीनों वीडियो को देखिए, मज़ा लीजिए उनका। और आज एक चौथी वीडियो का मज़ा लीजिए, शायद चौथी या पांचवी वीडियो होगी, उसका ये मज़ा लीजिए थोड़ा सा। कुछ बातें मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कि जैसे अगर मैं आपसे ये कह देता हूँ 1/2, और मैं कह देता हूँ 2/4, और मैं कहता हूँ आपसे 3/6, और मैं कहता हूँ आपसे फिर 4/8। ये जो सारे रेशियो हैं ये बराबर हैं। ये सारे रेशियो कैसे हैं? इक्वल हैं। 1 और 2 में वही रेशियो होता है जो 2 और 4 में होता है। 3 और 6 में वही रेशियो होता है जो 1 और 2 में होता है। और 4 और 8 में भी वही रेशियो होता है जो 1 और 2 में होता है। यानी सारा जो रेशियो है यहाँ पर वो 1 और 2 के रेशियो में है। तो आप कहोगे बिल्कुल, अगर 1 और 2 के रेशियो में तो ये सारे रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर आप न्यूमिनेटर को जोड़ देते हो और डिनोमिनेटर को जोड़ देते हो, अगर आप न्यूमिनेटर को जोड़ कर देखो 1+2+3+4 और 2+4+6+8 ये करो तो ये कितना हो जाएगा? 10। ऊपर कितना हो जाएगा? 10। तो नीचे 20 बन रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब आप देखोगे कि 10 और 20 में भी कितने का रेशियो? 1/2 का रेशियो है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ, मैं एक यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो रेशियो इक्वल हैं, अगर उन रेशियो के आप 1+2+3+4 यानी न्यूमरेटर को जोड़ दो और उसके डिनोमिनेटर को जोड़ दो, तो रेशियो कैसा बना रहेगा? सेम बना रहेगा। रेशियो कैसा बना रहेगा? सेम बना रहेगा। रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट पर पहुँचे, हम यहाँ से इस रिजल्ट पर पहुँचे कि अगर कुछ रेशियो इक्वल हैं, अगर आपस में अनुपात कैसे हैं? बराबर हैं, तो उनका न्यूमरेटर का जो सम है और उनके डिनोमिनेटर का जो सम है उसका रेशियो हमेशा कैसा बना रहता है? सेम बना रहता है, बराबर बना रहता है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, अब मैं आपको कुछ बातें सिखाता हूँ, समझिएगा। यानी यहाँ से मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ, मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अगर A1/B1 बराबर है A2/B2 बराबर है A3/B3, और कुल मिलाकर अगर मैं ये कह दूं ये जो बराबर है AN/BN के, ठीक है। कुछ रेशियो मैंने इक्वल लिए, तो मैं फिर ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं देन मान लो ये जो सारे रेशियो हैं वो R1/R2 किसी रेशियो को इक्वल होते, ठीक है। ये सारे रेशियो किसी के इक्वल होते, R1 और R2 के, तो मैं ये कह सकता हूँ इनके जो न्यूमरेटर का सम होगा, यानी A1+A2+A3 प्लस डॉट 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 प्लस में AN/B1/B2 प्लस B3 और प्लस डॉट डॉट BN का वही रेशियो होगा जिस रेशियो के ये इक्वल चल रहे होंगे, यानी R1/R2 के, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इस चीज़ को बना लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो भी आपने कॉपी बना रखी है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि अगर मैं ये कह दूं यहाँ पर मैंने बहुत सारे रेशियो लिए, अगर वो किसी रेशियो के इक्वल हैं R1/R2 के, तो इनका न्यूमरेटर का जो सम होगा और जो इनके डिनोमिनेटर का जो सम होगा उसका भी सेम रेशियो आएगा जिस रेशियो के ये इक्वल थे, जिस रेशियो यानी जिस अनुपात के ये बराबर में थे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चनों पर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चनों पर लेकर चल रहा हूँ और मैं आपको धीरे धीरे सारे
डाउट ना क्लियर कर दूंगा इस प्रकार के क्वेश्चनों के। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ पी रेशियो क्यू इक्वल आर रेशियो एस इक्वल टी रेशियो यू इक्वल है 2:3, देन एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेशियो एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू इज इक्वल टू। अब यहाँ पर समझिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2:3 होगा। अब आप कहोगे मैंने इतना जल्दी टिक कैसे लगा दिया, मतलब इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया। तो मैं बता दूंगा आपको, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि मतलब आंसर इतना जल्दी क्यों आ गया, क्या इसके पीछे रीजन था। अब मैं केवल उस चीज़ को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा। पी रेशियो क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। आर रेशियो एस को मैं आर अपॉन एस लिख सकता हूँ। टी रेशियो यू को मैं टी अपॉन यू लिख सकता हूँ। और ये जो बराबर है वो किसके बराबर है, 2/3 के, 2/3 के बराबर है। ठीक है, ये सारे जो रेशियो थे वो किसके इक्वल दे रखे हैं, ये 2/3 यानी 2:3 के बराबर दे रखे हैं। ठीक है, चलिए मुझे निकालना क्या है, मुझे जो निकालना है उसको देखिए, उसको देखिए। तो हमें P और Q से पहले M चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पर ऊपर नीचे M से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि M से M कट जाएगा। ठीक है, मैंने M को ऊपर लिख लिया, नीचे लिख लिया, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कट जाएगा। अच्छा, और क्या मैं R और S के साथ N का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आप कहोगे बिल्कुल किया जा सकता है, N का मल्टीप्लाई कट जाएगा ये। और क्या T और U के साथ मैं O का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आप कहोगे बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर कुछ रेशियो किसी एक स्पेसिफिक रेशियो के इक्वल हैं तो इनका न्यूमरेटर का जो सम होगा, यानी n इंटू पी प्लस n इंटू आर प्लस ओ इंटू टी, ये जो रेशियो होगा अपॉन में n अपॉन क्यू प्लस n अपॉन एस और प्लस में ओ, ये किसके बराबर आएगा, 2/3 के बराबर आएगा। और हमसे इसी का रेशियो पूछा था, तो आप कहोगे बिल्कुल ये तो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी हमने, तो तभी मैंने कहा कि कितना आएगा, 2/3। ठीक है, पर आपको पेपर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बातों को आपको समझना है। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने मुझसे ये पूछा था एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, इसका अनुपात मुझसे पूछा था, यही अनुपात पूछ रहा था क्वेश्चन, मुझसे इसका अनुपात पूछ रहा था। तो आप कहोगे बिल्कुल, बस आपको एक ही चीज़ देखनी है, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो बस एक ही चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो रेशियो हमें गिवन था P और Q, क्या P और Q का जो कोफिशियंट है वो बराबर है। आप कहोगे बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर भी M है और यहाँ पर भी M है, P और Q का, क्योंकि P अपॉन Q हो रहा है। ठीक है, पहले वाला जो है वो बराबर है। और यहाँ पर R और S को देखता हूँ, तो क्या यहाँ का R और S का कोफिशियंट बराबर है, तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर है। क्या T और U जो रेशियो हमें गिवन है, क्या उसके आगे का कोफिशियंट बराबर है, तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर भी O है और यहाँ पर भी O है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके रेशियो की डिग्री नहीं बदल रही है, रेशियो की डिग्री सेम है और कोफिशियंट भी आपके रेशियो के कैसे चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं, तो ये 2/3 के बराबर ही आएगा, ये 2/3 के बराबर ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मान लो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछता एम क्यू प्लस एन आर प्लस ओ टी, अगर मैं यहाँ पर माइनस का एम क्यू कर दूं, केवल माइनस का, ठीक है, और बाद बाकी में एन एस प्लस ओ यू रखता, इसका जो आंसर होता फिर वो कांट बी डिटरमाइन होता। आप कहोगे कांट बी डिटरमाइन क्यों होता, तो वो समझ लो। अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि यहाँ पर P के साथ आप M का मल्टीप्लाई करें और Q के साथ माइनस M का मल्टीप्लाई करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने M के साथ प्लस N का P के साथ अगर प्लस M का मल्टीप्लाई किया और Q के साथ माइनस N का मल्टीप्लाई किया है, जब आप कट करोगे तो इसको माइनस का बना दोगे, जबकि क्वेश्चन ने ये पॉजिटिव दे रखा था, मतलब प्लस का दे रखा था। अब एक बात खुद समझो, अगर मैं यहां पर भी M लेता हूं, यहां पर भी M लेता हूं, तो M से M क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके रेशियो की डिग्री नहीं बदलनी चाहिए और ऊपर और नीचे कोफिशिएंट कैसे होना चाहिए, समान। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का होना चाहिए, ये प्लस का है तो इसका भी कोफिशिएंट प्लस का होना चाहिए और सेम होना चाहिए, थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए। तभी आप इस रेशियो को निकाल सकते हैं और वो किसके बराबर आएगा, 2/3 के। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो
अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है पी रेशियो क्यू बराबर आर रेशियो एस बराबर टी रेशियो यू बराबर दे रखा है 1/2 देन एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी। तो आपको जो पूछा गया है केवल उसको देखो, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अपॉन एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, ये इसका अनुपात हमें पूछा गया है। आप मुझे बताइए क्या P और Q के कोफिशिएंट इक्वल हैं एम एम है, क्या R और S के कोफिशिएंट इक्वल हैं एन एन है, क्या O T और U के कोफिशिएंट इक्वल हैं, बिल्कुल कहोगे आप O हैं। यानी कोफिशिएंट कैसे हैं, समान चल रहे हैं। जो P का कोफिशिएंट है वही Q का है। तो हमें दे रखा है P अपॉन Q बराबर दे रखा है हमें R अपॉन S और बराबर दे रखा है T अपॉन U। तो हमें यही देखना है कि ऊपर नीचे जो कोफिशिएंट चल रहे हैं P और Q का जो रिलेशन है उनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, R और S के साथ भी कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इस पूरे का जो रेशियो आएगा वही आएगा जो इनका रेशियो था। तो इनका रेशियो 1/2 था, तो इनका भी क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो आंसर होगा कितना 1/2। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं समझा देता हूँ। हमें P से पहले चाहिए M और Q से पहले भी चाहिए M, तो हम ऊपर नीचे M से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और R और S के साथ हमें N चाहिए, तो यहाँ पर हम N से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि N से N कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमें O चाहिए, O से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अब हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, न्यूमिनेटर का जो रेशियो होगा वही न्यूमिनेटर के सम का रेशियो अगर आप डिनोमिनेटर के सम के रेशियो के साथ देखोगे तो सेम रहता है, यानी 1/2 ही आएगा। ठीक है, पर आप पेपर में ये सब न लिखकर डायरेक्टली टिक लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसे क्वेश्चनों को आप एग्जाम में ना छोड़कर चले आते हो। ठीक है, आज के बाद इन क्वेश्चनों को छोड़ना मत, बेहोश कर देना। ठीक है, चलिए अब ये मत कहना सर हमें अभी तो फिलहाल उन्होंने बेहोश कर रखा है। ठीक है, जॉब लगा लो, आप भी बेहोश कर दोगे उनको। इफ ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ कितना दे रखा है 2/3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ रूट ए प्लस रूट 11 सी प्लस में रूट 13 ई अपॉन रूट 7 बी प्लस में रूट 11 डी प्लस में रूट एफ का हमें मान पूछा गया है। यानी इसका आंसर कितना होगा 2/3। आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे, पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम क्या कर सकते थे, हमें जो दे रखा है वो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर दे रखा है हमें ई अपॉन एफ, ये दे रखा है। और बराबर कितना दे रखा है 2/3, 2/3 दे रखा है। आप देखोगे रूट 7a प्लस रूट 11c प्लस रूट 13e अपॉन रूट 7b प्लस रूट 11d प्लस रूट 13f, इसका रेशियो हमसे पूछा है। आप मुझे ये बता दीजिए क्या मैं ऊपर नीचे रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दे सकता हूँ। ए और बी के साथ मुझे रूट 7 चाहिए। क्या मैं सी के साथ रूट 11 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर नीचे, तो आप कहोगे कर सकते हैं। रूट 13 के साथ मैं ई और एफ के साथ रूट 13 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आप कहोगे किया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बस। तो फिर से यहाँ पर यही सेम प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि न्यूमिनेटर का जो सम होगा और डिनोमिनेटर का जो सम का जो अनुपात आएगा वो सेम आएगा, यानी 2/3 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बातें क्लियर हो रही होंगी और आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे इसमें कुछ और सीखने के लिए भी है क्या, इसमें बहुत कुछ सीखने को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस बराबर टी अपॉन यू बराबर क्या दे रखा 4/5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 3p प्लस 4r प्लस 5t। चलिए, यानी हमसे जो रेशियो हमें जो दे रखा है वो p अपॉन क्यू बराबर r अपॉन एस बराबर t अपॉन यू बराबर दे रखा है 4/5, ये दे रखा है। और हमसे जो पूछा गया है, हमसे जो फाइंड करने के लिए कहा है 3p प्लस 4r और प्लस में 5t, और नीचे हमारा 3q, ये q का ध्यान रखिएगा, और -4r और -5t, ये 5t की जगह पे u ले लेना, ये u है। इसका रेशियो हमसे पूछा है। तो अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर क्या जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी इसका आंसर होगा। ठीक है,
पर आप देख रहे हो ऑप्शन में कहीं सी एंड डी तो है नहीं, तो सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, यानी नॉट। ठीक है, अगर ऑप्शन में कांट बी डिटरमाइन होता तो हम कांट बी डिटरमाइन लगाते, पर हमें ऑप्शन करेक्ट न चुनकर बेस्ट चुनना होता है। और जीवन में भी ध्यान रखिएगा, कभी करेक्ट को मत चुनिएगा, बेस्ट को चुनिएगा। चलिए, तो अब एक बात समझो, अब इसका कांट बी डिटरमाइन आंसर क्यों होगा, उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर पी और क्यू के तो कोफिशिएंट 3 थे, मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि हम सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई करूँ और एस के साथ -4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना। ठीक है, और नाइंसाफ़ी हमें करनी नहीं है, तो क्या आंसर जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। हम ऊपर नीचे एक जैसे ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो में एक जैसे ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रेशियो बदलता नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आर और जो एस है इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें -4 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर ये रेशियो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। अभी बहुत कुछ सीखने को मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछेगा एग्जाम में हमें नहीं पता। क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ, देन ईच ऑफ देम इज इक्वल टू। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ हो तो प्रत्येक किसके बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है ये जो प्रत्येक रेशियो है वो किसके बराबर है। चलिए, तो समझिएगा, मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई थी, बस एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ए अपॉन बी बराबर, वैसे हो सकता है आप आंसर समझ गए हो कौन सा होगा, सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ, ये हमें दे रखा है। मैं फिर से कह रहा हूँ इनके कोफिशिएंट नहीं बदलने चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ए और बी का जो कोफिशिएंट है 1 1 है, पर क्या सी और डी का कोफिशिएंट 1 1 है, नहीं, अलग अलग है, इसका +3 है, इसका +1 है, तो ये इसके बराबर तो नहीं हो सकता। ये ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर ए और बी का कोफिशिएंट अलग अलग है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ए और बी का कोफिशिएंट कैसा है, यहाँ पर 1 1 है, और सी और डी का क्या है 1 1 है, पर इसका -1 है, इसका -5 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। पर मैं अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को अपनी सुंदर नज़रों से देखता हूँ, या आप अपनी सुंदर नज़रों से देखो, तो ए और बी का जो कोफिशिएंट है वो क्या 1 1 है, सी और डी का जो कोफिशिएंट है +3 है, और ई का और एफ का जो कोफिशिएंट है -5 और -5 है, तो ये इसके बराबर हो सकता है। यही इसमें सबसे सुंदर आंसर है, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऐसा हो सकता है वो समझो। ऐसा इसलिए हो सकता है कि देखो, मैं ए और बी के साथ तो किसी का मल्टीप्लाई ना करूं, और सी और डी के साथ में +3 का मल्टीप्लाई कर दूं, और ई और एफ के साथ में -5 और -5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर से मैं वही प्रॉपर्टी लगा सकता हूं जो अभी लगा रहा था कि न्यूमरेटर को अगर मैं जोड़ दूं, a+3c और -5e हो जाएगा। ठीक है, और b+3d और -f हो जाएगा, ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, किसी को कोई कष्ट कोई परेशानी, मन में हलचल दुख दर्द गम हो तो बताइएगा। चलिए, थोड़ा सा चेंज लाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, कुछ और मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हमसे ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ, ये किसके बराबर दे रखा है 3 के, या मैं इसको 3/1 भी लिख सकता हूँ, 3/1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है देन 2a² + 3c² + 4e² अपॉन 2b² + 3d² + 4f² का जो मान होगा वो क्या होगा। तो गलती से 3 आंसर मत देना, 3 अब गलत होगा आंसर, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर क्यों होगा वो ध्यान से देखिए, आपके रेशियो का स्क्वायर हो रहा है इसमें। ठीक है, यानी हमें जो दे रखा था वो हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा था, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ दे रखा था, और ये 3/1 के दे रखा है। तो क्या मैं रेशियो का स्क्वायर कर सकता हूँ, मेरे सारे रेशियो का स्क्वायर हो रहा है, क्या मैं रेशियो का स्क्वायर कर सकता हूँ, सेम डिग्री में ले सकता हूँ। तो आप कहोगे सबका स्क्वायर एक साथ किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको ये पता है ना, बोथ साइड स्क्वायर किया जा सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है तो सबका स्क्वायर किया जा सकता है। जैसे अगर a बराबर b है तो मैं a² कर सकता हूँ और b² को भी बराबर लिख सकता हूँ। अगर a बराबर b है तो मैं दोनों टर्म का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, पर अब ऐसा नहीं हो सकता कि a बराबर b है तो मैं एक टर्म का तो एक क्यूब कर दूं और एक टर्म का मैं क्या करूं स्क्वायर, तब ये गलत हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तब क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तो मैं स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये क्या होता है a² अपॉन b² बराबर आता आपका e² अपॉन d²
और बराबर आता ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, और ये बराबर आता 3 स्क्वायर यानी 9/1 के बराबर आ जाता है ये। अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, हमें चाहिए 2 ए और बी के साथ, तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप कहोगे बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसमें भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब मैं प्रॉपर्टी फिर से लगा दूं, न्यूमरेटर का जो सम होगा यानी 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर और प्लस में 4f स्क्वायर, ये किसके बराबर आता, 9/1 के बराबर आता, यानी 9 इसका आंसर होता, 9/1 का मतलब 9 इसका आंसर हो जाता। तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अब ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा ना हो, कुछ ऐसा ना हो जैसे अगर मैं ये कर देता 2a स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर अपॉन मैं कर दूं 2b स्क्वायर, पर मैं d का क्यूब कर देता, 3d क्यूब ले लेता 4f स्क्वायर, मतलब मैंने c का तो स्क्वायर किया और d का क्यूब किया, तब आंसर फिर से कांट बी डिटरमाइन हो जाएगा। सेम डिग्री में होना चाहिए आपका रेशियो, इसकी डिग्री बदल गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, बदल गई, तो डिग्री आप खुद सोचो ना, या तो सबका स्क्वायर किया जा सकता है या सबका क्यूब किया जा सकता है, तो डिग्री चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर सबका आप क्यूब कर देते, यहाँ पर भी क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब, यहाँ पर भी पावर 3 ले लो, यहाँ पर भी पावर 3 ले लो और यहाँ पर भी पावर 3 ले लो, तब फिर से इसका आप आंसर निकाल सकते हो। फिर आपका जो रेशियो दे रखा है 3/1 उसका क्यूब हो जाता, 3 का क्यूब बट्टे 1 का क्यूब, यानी 27 इसका आंसर होता। ठीक है, या फिर पावर 4 हो सकती है। कोफिशिएंट में भी चेंज नहीं आना चाहिए और डिग्री में भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिग्री का जो ऑर्डर बन रहा है पूरे रेशियो की डिग्री का, फिर आपका जो रेशियो जिसके बराबर दे रखा है उसका भी वही डिग्री आएगी, वही पावर आएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बना लोगे। अभी ये पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है, ये वाला जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, इसमें ये जो मैंने रेशियो पढ़ा है ये सारे रेशियो ऐसे थे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ लास्ट में। अभी तक जो मैंने बताया है ये रेशियो वैसे थे जैसे 1 और 2 और यहाँ पर हो जाए 3 और 6। जब दो रेशियो बराबर हो जाते हैं, यानी 1 और 2 में वही रेशियो जो 3 और 6 में, 3 और 6 का भी रेशियो 1 और 2 होगा, तो फिर ये रेशियो दोनों किस में कहलाते हैं, सेम प्रपोर्शन में कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इस पर बेस क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल समानुपात है, पर एक बनता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, सतत अनुपात, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, अभी मैंने उसके बारे में डीप में बात नहीं की है, नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बारे में बात करूंगा। उस पर भी ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, पर हम उसके लिए किस कंडीशन में आंसर निकाल सकते हैं, किस कंडीशन में आंसर नहीं निकाल सकते, वो भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे अगर ये बन जाता 1:2, ठीक है, और मैं फिर से ये ले लेता आपका 2:4, तो 1 और 2 में वही रेशियो होता है जो 2 और 4 में, तो ये भी सेम प्रपोर्शन में होंगे। पर अगर कंडीशन ऐसी बनी तब हम आप डायरेक्ट जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे वैसे नहीं बना सकते, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, सतत अनुपात है ये, इसमें कंडीशन अलग बनती है। ठीक है, इस पर एसएससी ने अभी एक ही क्वेश्चन पूछा है, वो भी मेंस में पूछा है, सीजीएल मेंस में। अभी ज़्यादा क्वेश्चन ये गहराई में गया नहीं है, पर आने वाले एग्जाम में हर कंपटीशन में गहराई में जाएगा एग्जामिनर इस पर। ठीक है, ये जो रेशियो होता है वो ये होता है A/B और C/D। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये सेम प्रपोर्शन में होंगे, पर ये रेशियो जो थोड़ा है ये हटकर है, ये थोड़ा स्पेशल केस है, और स्पेशल जब हो तो आपको ट्रीटमेंट भी स्पेशल देना होगा, यानी ये होता तो ये भी समानुपात में आ जाएंगे, यानी ये दोनों ये जो दोनों रेशियो वो बराबर हो जाते हैं, यानी मीन प्रपोर्शन वाली जो कंडीशन बनती है उसके लिए कंडीशन अलग होंगी। ठीक है, तो अभी मैंने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में नहीं समझाया इस वीडियो में, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, हंसते रहिए, मुस्कुराते, खुश रहिए, उनको भी खुश रखिए। ठीक है, चलिए, और पढ़ाई करते रहिए और बढ़ते रहिए जीवन में आगे इसी तरीके से, और पूरे जोश और जुनून के साथ बोलेंगे जय भारत।